नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टॉपर्स टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। रीट परीक्षा संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम संधि के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम अपन ने वर्ण विचार पर कुछ क्वेश्चंस जाने थे। आज जो संधि जो टॉपिक है हमारा, उसके पहले प्रश्न को देखते हुए देखते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किम नाम संधि, अर्थात संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है। ठीक है, तो इसमें संधि की परिभाषा पूछिए कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। किम नाम संधि, किसका नाम है संधि। तो संधि किसका नाम है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, द्वयो स्वर स्वरयो मेलनम। दूसरा जो ऑप्शन है वो है द्वयो व्यंजनयो मेलनम, द्वयो वर्णयो मेलनम, द्वयो पदयो मेलनम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसके लिए हम समझते हैं कि संधि क्या है। तो जो संधि जो शब्द है, वो हमारा संधि शब्द है, वो सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से निर्मित हुआ है। ठीक है, जो संधि जो शब्द है, वो संधि शब्द, इस संधि शब्द में सम उपसर्ग है, दा धातु है, और इसमें प्रत्यय आता है की प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है, की प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग कौन सा है, सम, और धातु कौन सी है, धा। तो सम उपसर्ग है, दा धातु है, और धा धातु और की प्रत्यय है। ठीक है, और ये जो की का ई बचता है, की का क्या शेष रहता है, ई। क्या की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, लसक होता देते। ठीक है, उसके बाद में जो धा है, धा का जो आ है, उसका लोप हो जाता है, और क्या बचता है, द बचता है, ध बचता है। ठीक है, और उसके बाद में जो मैं का जो अनुस्वार होकर के और संधि ये रूप बनता है। ये तो हमने जाना संधि का प्रकृति प्रत्यय और व्युत्पत्ति। ठीक है, तो वर्ण संधानम संधि, यानी वर्णों का जो सम्मेलन है, वर्णों की जो संहिता है, उसे क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, तो जो संधि है वो किसका सम्मिलित रूप है, वर्णों का। किसका है, वर्णों का। ठीक है, तो उसमें जो पहला जो ऑप्शन है वो दिया है कि स्वर का, अर्थात जो संधि है केवल स्वर का, ये ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है कि जो संधि है वो दो व्यंजनों का, यानी केवल दो व्यंजनों का मिलन ही संधि है। और जो तीसरा जो ऑप्शन है कि दो वर्णों का मिलन क्या है, संधि है। और जो चौथा जो ऑप्शन है वो है दो पदों का मिलन क्या है, संधि है। तो सही क्या है कि दो वर्णों का है। अब वो दो दो वर्ण हैं, वो दो वर्ण या तो व्यंजन हो सकते हैं या स्वर हो सकते हैं, या स्वर और व्यंजन हो सकते हैं। ठीक है, वर्ण कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है केवल स्वर ही हो, केवल व्यंजन ही हो। और जो चौथा जो ऑप्शन है कि पदों का, तो पदों का तो मेल है ही नहीं, किसका है, वर्णों का। तो वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इसलिए इसमें जो सही जो विकल्प है वो कौन सा है, स। यानी जो संधि है वो किसका मिलन है, वो वर्णों का। वर्ण संधानम संधि, यानी परिभाषा में दे रखा है वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों का जो मिलन है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि शब्दों अस्ति। जो संधि जो शब्द है, वो संधि शब्द कौन से लिंग में चलता है। तो जो संधि शब्द है कौन से लिंग का है, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि इसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। और तब जाकर के जो हमारा जो शब्द निर्मित होता है, वो शब्द निर्मित होता है कौन सा, संधि। ठीक है, और ये जो संधि शब्द है ये नित्य पुल्लिंग है। कौन सा है, नित्य पुल्लिंग है। अब नित्य पुल्लिंग क्यों है, क्योंकि संधि शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए कौन सा प्रत्यय, अभी बताया था मैंने आपको, की प्रत्यय है। और ये की प्रत्यय कौन से सूत्र से आता है, इसके लिए एक सूत्र आता है उपसर्गे घो की। कौन सा सूत्र आता है, सूत्र है उपसर्गे घो की।
उपसर्गे घो की, ये सूत्र है हमारा। ठीक है, इसको समझना है। तो उपसर्ग पूर्व में होने पर, उपसर्ग क्या होना चाहिए? पूर्व में होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ संधि में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है, एक बात। दूसरा जो धातु है, वो धातु घु संज्ञक होनी चाहिए। कौन सी संज्ञा होनी चाहिए धातु की? घु संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, और घु संज्ञा कौन सूत्र से होती है? एक सूत्र आता है दाधा घ दाप। कौन सा सूत्र आता है? दाधा घ दाप। उस सूत्र से घु संज्ञा होती है। और जिसकी घु संज्ञा हो जाती है, उस घु संज्ञक धातु में कौन सा प्रत्यय होता है? की प्रत्यय होता है। और अभी मैंने बताया था आपको कि जो की प्रत्यय है उसका क्या शेष रहता है? बताइए क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। बड़ा ई है या छोटा ई? तो छोटा ई शेष रहता है, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है घु संज्ञक धातु कौन सी है? वो है धा। ठीक है, तो ये घु संज्ञक धातु है। क्यों? क्योंकि जो दाधा गोधा सूत्र है वो कहता है कि दा और धा धातु, उनकी क्या होती है? घु संज्ञा होती है। और घु संज्ञक जो धातु है, उस घु संज्ञक धातु से की प्रत्यय है। और जिस भी धातु में की प्रत्यय होता है, वो की प्रत्ययांत धातु पुल्लिंग में चलती है। तो ये जो है बात आपको क्रम से समझ में आनी चाहिए कि घु संज्ञक धातु में की प्रत्यय होता है, और जिस जिन धातुओं में की प्रत्यय होगा वो धातु जो है कौन सी, किस लिंग में चलेगी? पुल्लिंग में चलेगी। जैसे मान लो एक है उपाधि। कौन सा सूत्र है? उपाधि। कौन सा शब्द है? उपाधि। अब बताओ उपाधि कौन से लिंग में चलेगा? बताइए कौन से लिंग में चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इस उपाधि का जो धी है उसमें कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय है। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा व्याधि। क्या लिखा? व्याधि। अब बताइए कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि धी में कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय है। और की प्रत्यांत किस में चलते हैं? बताइए किस में चलते हैं? पुल्लिंग में। अब बताओ संधि में भी की प्रत्यय है, इसलिए जो संधि शब्द है वो संधि शब्द कौन से लिंग में चलेगा? पुल्लिंग में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच संधे अपरम नाम किम अस्ति? अच संधि का अन्य नाम क्या है? अच संधे अपरम, अपरम का मतलब अन्य नाम, दूसरा नाम। अच संधि का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए अच संधि को क्या कहते हैं? और मैं आपको बता रहा हूं कि जो हल संधि है, उस हल संधि का दूसरा नाम व्यंजन संधि है। अब बताइए अच संधि का दूसरा नाम कौन सा संधि है? स्वर संधि। कौन सा संधि है? अच संधि। अच संधि को यानी अचह स्वराह, क्या लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी में? क्या लिखा है? अच स्वराह। क्या लिखा हुआ है? अच स्वराह। ठीक है, अचह स्वराह कि अच को क्या कहते हैं? स्वर। अब जब अच को स्वर कहते हैं तो अच संधि को स्वर संधि भी कहेंगे। इसी प्रकार हल है व्यंजना। हल है व्यंजना। हल को क्या कहते हैं? व्यंजन भी कहते हैं। तो हल संधि का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अच संधि का दूसरा अन्य नाम क्या हो जाएगा? स्वर संधि। तो जो सही जो उत्तर है हमारा वो क्या है? स्वर संधि। अच संधि का अपर नाम क्या हो जाएगा? स्वर संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एकादेश कस्य स्थाने भवति? एकादेश कस्य स्थाने भवति? कस्य यानी किसके स्थान पर, स्थाने यानी स्थान पर, भवति यानी होता है। कस्य यानी किसके, स्थाने यानी स्थान पर, भवति यानी होता है। क्या? एकादेश। एकादेश किसके स्थान पर होता है? अब देखो एकादेश जो शब्द है, उस एकादेश शब्द को समझना है। ये लिखा हुआ एकादेश है। अब इस एकादेश शब्द का हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद क्या होगा? एक आदेश है। जो एकादेश शब्द है उसका विच्छेद क्या हो गया? एक धन आदेश है। अब एक में जो अ है, इस एक के क में जो अ है, और इधर आदेश का जो आ है, वो अ और आ मिलकर के क्या बन गया? आ। अब बताइए इस अ और आ दोनों मिलकर के
दोनों में कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। कौन संधि हो गई? दीर्घ संधि। ठीक है, और जब जाकर के ये बना है एक आदेश है। अब बताइए एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब एक, इंग्लिश में समझो तो इसको वन। ठीक है, तो एक का मतलब है एक। अब एक जो आदेश होता है, अब एक आदेश कितने के स्थान पर होता है? एक आदेश एक के स्थान पर भी होता है। ठीक है, और एक जो आदेश है वो दो के स्थान पर भी होता है। ठीक है, तो एक आदेश दो के स्थान पर होता है, वो किस किस के स्थान पर होता है? एक तो होता है पूर्व, और एक होता है पर। ठीक है, एक तो पूर्व के स्थान पर, एक पर के स्थान पर। ठीक है, तो जो पूर्व का जो वर्ण है और बाद का जो वर्ण है, पर यानी बाद का, तो पहले का जो वर्ण है और बाद का जो वर्ण है, उन दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश, अर्थात दो वर्णों के स्थान पर कितने आदेश? एक आदेश। उसको क्या कहेंगे? एक आदेश कहेंगे। कितने वर्णों के स्थान पर? दो वर्णों के स्थान पर। दो वर्ण कौन से? पूर्व और पर, पहले का और बाद का। तो जो एक आदेश होता है किस किस के स्थान पर होता है? पूर्व और पर के स्थान पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई क्या, कि जो एक आदेश होता है वो हमेशा दो के स्थान पर होता है। दो चीजें क्या क्या होती है? एक तो पूर्व और एक पर। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। तो अब बताइए आप कि एक आदेश है कस्य स्थान है बहुती, किसके स्थान पर होता है एक आदेश? तो क्या उत्तर हो जाएगा? पूर्व परयुः। पूर्व परयुः। पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है? एक आदेश। तो सही उत्तर क्या हो गया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लघु सिद्धांत कौमुद्याम प्रथम संधि को अस्ति, कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उस लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथम जो पहली संधि है उसका नाम क्या है? अब जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उस लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 संधियों का उल्लेख है। अब आप सोच रहे होंगे कि संधियां तो हमने अब तक 3 ही जानी है, लेकिन संधियां पंच होती है। ठीक है, पंच संधि है, इस प्रकार से लिखा है जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वरदराज आचार्य की, उस वरदराज आचार्य की संधि में पंच संधि है, इस प्रकार से लिखा है। अब जो पहली जो संधि है वो है अच संधि, जिसे स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरी जो संधि है वो है व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कहते हैं। तीसरी जो संधि है वो है विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद में जो चौथी जो संधि आती है, वो चौथी संधि आती है प्रकृति वदभाव संधि। कौन सी आती है? प्रकृति वदभाव संधि। और जो पांचवी जो संधि आती है वो आती है स्वादि संधि। ठीक है, कौन संधि आती है? स्वादि संधि। तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो 5 संधियां है, उन 5 संधियों में जो प्रथम जो संधि है, उस प्रथम संधि का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, बताओ क्या बताया था मैंने? तो उसका नाम है अच संधि। कौन संधि? अच संधि। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एचो अय वायावह इति सूत्रम कीदृशस्य एचः स्थाने अयादि करोति, कि एचो अय वायावह जो सूत्र है, वो सूत्र किसके स्थान पर, यानी किस प्रकार के एच के स्थान पर लिखा है? कीदृशस्य यानी किस प्रकार के एच के स्थान पर अयादि करता है। अब पहले तो ये एचो अयवायव सूत्र समझना है। ठीक है, तो जो एचो अयवायव सूत्र है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये क्रमशः एच के स्थान पर, किसके स्थान पर? एच के स्थान पर। अब बताइए एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अपन ने जब वर्ण विचार की जो श्रृंखला पढ़ी थी उसमें जाना था एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, आई और औ। ये 4 वर्ण आते हैं इसमें एच प्रत्याहार में, ए, ओ, आई, औ। अब इनके स्थान पर क्रमशः क्या आदेश होता है? तो पहला जो लिखा है वो लिखा है आई, उसके बाद में क्या लिखा है? औ, उसके बाद में क्या लिखा है? आय, उसके बाद में क्या लिखा है? आओ। बताओ ए के स्थान पर क्या आदेश होता है? अय। ओ के स्थान पर क्या लिखा है? औ। आई के स्थान पर आय। औ के स्थान पर आओ। ये सूत्र से निकल रहे हैं सब, कि एच है तो एच प्रत्याहार में ये चारों वर्ण। फिर जो पहला है वो है अय, ए के स्थान पर। ठीक है, फिर औ, फिर आय और फिर आओ। ठीक है, तो एच के स्थान पर अय, आओ, आय, आओ, ये क्रमशः आदेश होते हैं। ठीक है, अब इसको ये समझना है कि जो एच ओ अयवायव है वो किस प्रकार से होता है।
ठीक है। तो ये पदांत में होता है या अपदांत में, ये चीज समझने की है कि पदांत में होता है या अपदांत में। तो सबसे पहले तो हमको पदांत समझना पड़ेगा। ठीक है। और पदांत का मतलब क्या है? पदांत का मतलब है पद जिसके अंत में है, पद जिसके अंत में है वो पदांत। पद जिसके अंत में होगा वो पदांत कहलाएगा। अब उसके लिए अपन को पद समझना पड़ेगा। अब पद को समझने के लिए एक सूत्र आता है, वो महत्वपूर्ण सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। क्या सूत्र है? वो जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। ठीक है। तो उस सूत्र को समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि सुप्तिंगंतम पदम। ठीक है। कि सुप और तिंग को पद कहते हैं। सुप और तिंग को क्या कहते हैं बताइए? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है। सुप और तिंग इनकी कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा। पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? सुप्तिंग अंतम पदम। तो सुप क्या है, तिंग क्या है, ये जानना पड़ेगा कि सुप क्या है और तिंग क्या है। तो सुप क्या है? प्रत्याहार है। तिंग क्या है? प्रत्याहार है। अब सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आते हैं? सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सु औजस से लेकर के घी और सुप के सुप तक। ठीक है। कितने प्रत्यय हो गए? कुल 21 प्रत्यय। अब उसको याद करना पड़ेगा आपको। सु औजस अम और ष्टाभ्याम व्यस गेभ्याम व्यस घसीभ्याम व्यस घस ओस आम घी ओस सुप 21 प्रत्यय याद करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से तिंग में, तिंग भी एक प्रत्याहार है। और तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आते हैं? 18 प्रत्यय आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तिप तस जी शिप तस त आताम जय था साताम धुम इड वही मई। इस प्रकार से 18 प्रत्यय आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये जिसमें भी, यानी जो भी पद है हमारा, जो भी शब्द है या धातु है, उसमें सुप और तिंग प्रत्यय यदि बाद में रहते हैं तो उसकी पद संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? पद। और वो पद जिसके अंत में होता है वो कहलाता है पदांत। ठीक है। तो ये जो सूत्र है हमारा, ये सूत्र पदांत में भी आदेश करता है और अपदांत में भी आदेश करता है। अर्थात पद के अंत में भी करता है और पद के बीच में भी करता है। ठीक है। पदांत में भी करता है, अपदांत में भी करता है। ये बात समझना है ध्यान से कि पद के बीच में भी करता है, इसका मतलब अपदांत में, और पद के अंत में भी करता है तो पदांत में। अब देखो, सबसे पहले अपन पदांत समझते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो अपन ने एक रूप पढ़ा हरे ए, ये स्थिति है हमारे पास। कौन सी स्थिति है? हरे ए। इसको समझना है। अब यहाँ पे जो हरे लिखा है, ठीक है, अब ये हरे क्या है कि ये षष्ठी के एक वचन में बनता है, या हरे है इस प्रकार से बनता है। क्या बनता है? हरे। षष्ठी और सप्तमी का जो एक, वो षष्ठी और पंचमी का जो एक वचन है उसमें हरे ही इस प्रकार से रूप बनता है। और वहां ये आगे अच दे रखा है, इसलिए मान लो ये स्वर नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया अपना पदांत। तो पद के अंत में हो गया। ठीक है। और यहाँ एक के स्थान पर, अब बताइए, अभी मैंने एक के स्थान पर कौन सा आदेश बताया था आपको? अय आदेश। कौन सा आदेश होता है? अय आदेश। तो हर के अंदर से अपन ने ए निकाल दिया और ए के स्थान पर कौन सा आदेश कर दिया? अय कर दिया। और क्या रूप बन जाएगा हमारा? अब र में अ मिल जाएगा तो हर है, और ये में ए मिल जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा? हरे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये पद के किसका है? ये पदांत का उदाहरण हो गया। किसका हो गया? पदांत का, क्योंकि इसकी पद संज्ञा हो जाती है। क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्यय था? नस या नसी प्रत्यय था। नस और नसी प्रत्यय के होने के कारण इसकी पद संज्ञा हो गई और ये पदांत हो गया। ठीक है। और एक हम लेते हैं अपदांत का उदाहरण। किसका? अपदांत का। तो एक स्थिति आती है भो और अति, ये स्थिति आती है हमारे पास, भो और अति। ठीक है। अब यहाँ क्या है? भू धातु है, और भू धातु को गुण होकर के भो बन जाता है। भू धातु गुण होकर के क्या बन जाता है? गुण। अब यहाँ जो है तिप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तिप। अब तिप प्रत्यय होने के कारण ये जो पूरी जो प्रक्रिया है और इसका जो रूप बनता है वो बनता है भौति। क्या बनता है? भौति। अब ये भौति तो पद है, ये भौति तो क्या है? पद है। लेकिन यहां तक तो इसकी पद संज्ञा हुई नहीं थी, इसलिए पद नहीं है। और ये अपदांत वाली स्थिति यानी पदों के बीच की स्थिति है। ठीक है। और पद के बीच की स्थिति है। अब बताओ ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? अभी बताया था।
ओ के स्थान पर औ आदेश होगा। अब औ आदेश होगा तो ओ निकाल दिया हमने, और ओ के स्थान पर क्या कर दिया, औ कर दिया। बाद में क्या लिख रखा है, अति। ठीक है, इसको मिला दो तो क्या रूप बन जाएगा, बहुत ही बन जाएगा। तो ये जो सूत्र है एच ओ एव आया हुआ है, ये एच यानी किस प्रकार के एच के स्थान पर अयादि करता है, तो पदांत में भी करता है, अपदांत में भी करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, उभय विदेश, यानी दोनों में करता है, पदांत में भी करता है, अपदांत में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उभय विदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, बताइए, आप करिए याद। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण है। कौन सा सूत्र है, अदेंग गुण है। और मैंने बताया था आपको कि अत, एंग और गुण है। ठीक है, ये मैंने अदेंग गुण है सूत्र का पदच्छेद कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसका विच्छेद कर दिया, अदेंग गुण है का। तो अत, एंग और गुण है। तो अत का मतलब क्या है, केवल अ। अब बताओ अत का मतलब केवल अ क्यों है, आ क्यों इसमें शामिल नहीं होता। इसलिए शामिल नहीं होता क्योंकि यहां पर बाद में क्या लगा हुआ है, त लगा हुआ है। और जिस भी वर्ण के बाद में त लग जाता है तो वहां तप्रस तत्काल से सूत्र के नियम से उस वर्ण में केवल वही वर्ण स्वयं ग्रहण किया जाता है। जैसे अ के बाद में त लग गया तो केवल अ, और मान लो आ के बाद में अगर त लग जाता, आत लिखते, तो वहां पर क्या होता, केवल आ, उसमें अ शामिल नहीं होता। लेकिन मान लो इसको मैंने अत नहीं लिखा और अ लिख दिया, अत नहीं लिख करके इसको अ लिख दिया, तो अ का मतलब यहाँ आ भी है और अ भी है। और मैंने इस आत नहीं लिख करके आ लिख दिया तो उस आ में अ भी है और आ भी है। इसलिए तय जो है वो क्या है, उसको स्थिर करता है कि अत का मतलब केवल अ, आत का मतलब केवल आ, इत का मतलब केवल ई, ईत का मतलब केवल ई, उत का मतलब केवल उ। तो ये बात समझ में आ गई। तो अत और एंग में कौन कौन से, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक है, तो अ, ए, ओ इनकी क्या करता है, गुण संज्ञा करता है, अर्थात अ, ए, ओ को गुण कहते हैं, इनका अन्य नाम गुण है। तो जो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है वो है अदेंग गुण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वृद्धि आदेश केन सूत्रेण क्रियते, जो वृद्धि जो आदेश है वो वृद्धि आदेश किस सूत्र से होता है, वृद्धि आदेश यानी वृद्धि कौन सा सूत्र करता है, वृद्धि संज्ञा नहीं, वृद्धि, वृद्धि कौन सा सूत्र करता है, तो वृद्धि रेची। कौन सूत्र करता है, वृद्धि रेची। ठीक है, लेकिन जो वृद्धि संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, बताइए, वृद्धि संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, वो है वृद्धि रादैच। कौन सूत्र है, वृद्धि रादैच। लेकिन यहां पूछा है आदेश कि वृद्धि कौन सा सूत्र करता है, तो वो करता है वृद्धि रेची। ठीक है, और वृद्धि संज्ञा की पूछे तो वहां अलग सूत्र है, वृद्धि रादैच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लता एदते लतैदते इत्यत्र वृद्धि एकादेश केन क्रियते, कि लता एदते, यहां पर वृद्धि जो एकादेश हुआ है वो किस सूत्र के द्वारा हुआ है, बताओ किस सूत्र के द्वारा है। तो इसके लिए देखो यहां क्या लिखा है, लता और एदते, लता और एदते। अब यहां देखिए आ, ठीक है, और ए, ये स्थिति है। अब यहां पर जो वृद्धि रेची सूत्र है उस वृद्धि रेची से भी वृद्धि प्राप्त है, लेकिन यहां पर एक विशेष सूत्र है इसके लिए अपवाद स्वरूप, और वो सूत्र है एते धत्युटसु। कौन सूत्र है, एते धत्युटसु। ठीक है, एते धत्युटसु, इस सूत्र से यहाँ पर वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि स्पेशल इसमें लिखा है, क्या लिखा है, इस सूत्र का यदि हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करने पे समझ में आएगा हमारे कि इसका विच्छेद होगा एति, एदति, ऊठ तू। ठीक है, सप्तमी विभक्ति में लिखा है सूत्र को। अब देखो यहाँ एति, एदति, ऊठसु। ठीक है, तो जहां पर अवर्ण के बाद में एति लिखा हो या एदति, एति का मतलब है इण धातु, जो एति जो है रूप बना है वो कौन सी धातु से बना है, इण धातु से बना है। जो एदति जो रूप बना है वो कौन सी धातु से बना है, वो एद धातु से बना है। ठीक है, तो एति, एदति और ऊठ, ये जो है शब्द बाद में रहे,
अ वर्ण के बाद में एति एदति ऊठ ये बाद में आए, तो वहां पर जो वृद्धि होगी वो किससे होगी? वो होगी एते धत्युट सूत्र से। किससे होगी? तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वही सूत्र आ गया वापस जो अभी मैंने आपको समझाया था। एते धत्युत्सु इति सूत्रम कुत्र प्रवर्तौ, ये कहां पर प्रवृत्त होता है? जो एते धत्युत्सु सूत्र है वो, ये जो ऑप्शन है चार, इनमें से कहां पे प्रवृत्त होता है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था एति एदति और ऊठ। तो अब यहां जो ये पृष्ठ लिखा है, क्या लिखा है? पृष्ठधन ऊ है, पृष्ठधन ऊ है। इस प्रकार से इसका विच्छेद होता है। अब यहाँ जो ए है, ठीक है, और जो ऊ है, उन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। और इन दोनों के स्थान पर वृद्धि क्या होती है? वो हो जाती है अवृद्धि। क्या हो जाती है? अवृद्धि। और अवृद्धि होकर के रूप क्या बनता है? पृष्ठऊ है। क्या बनता है? पृष्ठऊ। तो ये जो ऊ है ये ऊठ का रूप है। ये जो ऊ है ये किसका रूप है? ये ऊठ का रूप है। इसको ध्यान से समझना है कि जो ऊ है इसमें कभी कभी हम क्या है कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊ है ये ऊठ का रूप है। इसलिए अब इसमें एते तूट सूत्र में खुद लिखा है एति एदति ऊठ। अब ऊठ आ रहा है। अब ये ऊठ का जो यहाँ पे जो रूप दिया है वो दिया है ऊ है। अब प्रश्न के बाद में ऊ है आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए और ऊ के स्थान पर वृद्धि होकर के हमारा जो मूल जो शब्द बनता है वो बनता है पृष्ठ ऊ है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्ताव है। अब यहाँ जो है ये जो सूत्र है, ठीक है, ये इसका उदाहरण नहीं है, तो सही उत्तर है ब। अगला है सकंधु इत्यत्र किम प्रकारकम संधि कार्यम, कि जो सकंधु जो रूप है इस सकंधु में कौन सी संधि है? किस प्रकार की संधि है? ठीक है, तो इसका जो विच्छेद है वो होता है सक अंधु। सक अंधु, ये इसका विच्छेद है सकंधु का। सक अंधु। अब देखो सक में, सक का जो क है उसमें क्या है? ए। और इधर अंधु का क्या है? ए। अब बताओ, आप सोचिए थोड़ा जरा कि ए और ए इस कंडीशन में कौन सी संधि प्राप्त होती है? जब ए के बाद में ए दिया हुआ हो तो वहां पर स्वाभाविक रूप से कौन सी संधि प्राप्त होती है? तो वहां प्राप्त होती है दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। कि जब समान स्वर बाद में रहता है तो वहां दीर्घ संधि होती है। किसी भी स्वर के बाद में जब समान स्वर हो तो वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। अब यहाँ ए के बाद में समान स्वर है ए, इसलिए कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? यहाँ दीर्घ संधि। लेकिन दीर्घ संधि का अपवाद है यहाँ पर रूप संधि। यानी दीर्घ संधि को रोक करके और यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है? पर रूप संधि। अब पर रूप का मतलब है कि ए और ए दोनों के स्थान पर, ए और ए दोनों के स्थान पर जो बाद वाला जो वर्ण है वो उसके स्थान पर हो जाता है। अब दोनों ए को मिलाकर के क्या हो गया? ए हो गया। दोनों ए को मिलाकर के क्या हो गया? ए हो गया। क्यों? क्योंकि पर रूप करना है। पर यानी बाद जैसा, बाद के जैसा रूप बनाना है। पर रूप, पर यानी बाद के जैसा रूप बनाना है, इसलिए दोनों ए के स्थान पर ए हो गया। तो ये मिलकर के क्या बन गया? सकंधु। क्या बन गया? सकंधु। अब बताइए कौन सी संधि है इसमें? पूर्व रूप है या पर रूप? पर रूप संधि। क्यों है पर रूप? इसके लिए एक नियम है लघु सिद्धांत कौमुदी में, सकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम, कि सकंधु आदि जो रूप है वहां पर कौन सी संधि कहनी चाहिए? पर रूप संधि कहनी चाहिए। और सकंधु आदि जो गण है उसमें सकंधु, करकंधु, कुल्टा इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वसनारणम इत्यत्र विच्छेद कह, ये जो वसनारण है इस वसन का, वसनारण का क्या पूछा है आपसे? विच्छेद पूछा है। वसन, वसनारण का क्या पूछा है हमसे? इसका विच्छेद पूछा है। ठीक है, तो एक नियम पढ़ते हैं हम। प्रवत सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, क्या रूप पढ़ते हैं? एक नियम है, प्रवत सतर कंबल
वसन, वसनारण, प्रवत्सतर कंबल वसनारण, दशानाम ऋणे। दशानाम ऋण एक नियम है, ये वार्तिक है। लघु सिद्धांत कौमुदी में वार्तिक दी हुई है, प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे। अब इसको समझना है, देखो ध्यान से, इस नियम को ध्यान से समझ गए तो कई सारी चीजें हम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, पहला लिखा है प्र, क्या लिखा है प्र, उसके बाद में लिखा है वत्सतर, क्या लिखा है वत्सतर, उसके बाद में क्या लिखा है कंबल। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है वसन, वसन। ठीक है, अब यहाँ वसनार्ण लिखा है, क्या लिखा है यहाँ वसनार्ण। ठीक है, वसनार्ण। अब वसनार्ण में वसन धन ऋण, क्या लिखा है वसन धन ऋण। तो यहाँ पे क्या है, जो है वृद्धि संधि होती है। वसन धन ऋण में कौन संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, वसन धन, इसलिए इसको लिखा है वसनार्ण। यानी जो वसन का जो अ है, वसन के न में जो अ है उसको निकाल दिया अपन ने, इधर ऋण के री को निकाल दिया। समझो इसको ध्यान से, कि वसन के न में जो अ है उसको निकाल दिया और ऋण के री में, और इन दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि, वृद्धि संधि होती है। कौन संधि होती है, वृद्धि। तो अ और री के स्थान पर कौन सी संधि होगी, आ। कौन सी होगी, आ। और जहां भी अ के बाद में री को अण से संबंधित कोई भी काम होता है तो वहां पे रपरत्व होता है। उरण रपर है, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, उरण रपर से रपर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा आदेश हो जाता है, आर, और ये बनता है वसनार्ण। क्या बनता है, तो अगला जो शब्द है वो है ऋण, उसके बाद में है लास्ट में दस, दशा नाम ऋणे, तो एक है दस। अब इन सब शब्दों के बाद में ऋण शब्द रहने पर कौन सा शब्द होना चाहिए, ऋण शब्द होना चाहिए। जब इन सब शब्दों के बाद में वत्सतर्धन ऋण, कंबल ऋण, वसन ऋण, ऋण ऋण, दस ऋण, इस प्रकार से जब ऋण शब्द इनके बाद में रहेगा तो वहां पे कौन संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, तो वृद्धि संधि होगी तो इस प्रकार से इसका रूप बन जाएगा। ठीक है, तो यहां अपन ने समझा कि वसनारण, इसका विच्छेद किस प्रकार से, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर वसंधन ऋण। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, वसंधन ऋणम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभ्यास इत्यत्र का संधि विच्छेद है, अभ्यास का विच्छेद करना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा उपसर्ग है अभ्यास में, अभी। ठीक है, और आस है। अब बताइए अभी और आस है, इसमें कौन सी संधि है, बताइए ई के स्थान पर क्या हुआ है, ई के स्थान पर क्या हुआ है ये, और ई के स्थान पर यह कौन संधि में होता है, यण संधि में होता है। इक के स्थान पर क्या होता है, यण, ई उ रील री, इन चारों के वर्ण पे क्रमशः क्या होता है, यह व रैल है। तो ई के स्थान पर यह हुआ है, अर्थात यण संधि हुई है। तो इसका जो है विच्छेद पूछा है अभ्यास का, तो अभ्यास का विच्छेद क्या हो जाएगा, अभी आस। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, वो हमारा विकल्प सही है स, अभिधन आश है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वट वृक्ष इत्यत्र स्वर दृष्टिया विच्छेदो अयम स्यात्, कि यहाँ पर वट वृक्ष में इसका क्या विच्छेद हो सकता है संधि की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा, एचो अयवया, बहुत उसको विस्तार से समझाया था मैंने, कि ए के स्थान पर अय आदेश होता है ना, ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। ओ के स्थान पर क्या आदेश होता है, अव आदेश, क्या होता है, अव आदेश होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है वटो, और इधर एक शब्द दिया है रिक्शा है। ठीक है, वटोधन रिक्शा है। अब बताइए इस वटो में से अपन ने ओ निकाल लिया तो क्या बच गया, वट निकल, वट बच गया। और ओ के स्थान पे अपन ने क्या आदेश कर दिया, औ कर दिया। क्या कर दिया, औ कर दिया। इधर क्या बचा हुआ है, रिक्शा है बचा हुआ है। भाई ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया, एच ओ ए वाया वह से। और जब इसको अपन ने मिला दिया तो मिलाने पे क्या बनेगा, जो तय है
ये हलंत है, आधा वर्ण है, इसमें मिल जाएगा। इसको मिला दिया अपन ने, बाद में वह है, वह में क्या मिल जाएगा, री मिल जाएगा, क्योंकि री भी क्या है, स्वर है, और री स्वर है तो वह में मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वट वृक्ष है। बन गया ना रूपी, वट वृक्ष है। बताइए सही है क्या। तो इसका जो विच्छेद है वो क्या बनेगा, वटोधम वृक्ष है। अब ढूंढो इसमें से कौन सा अपना है। ये सही है क्या, नहीं। ये सही है क्या, नहीं। बताइए कौन सा सही है, वटोधम वृक्ष है। कौन सा विकल्प सही है, द। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रत्नाकार है इत्यत्र संधि विद्यते, कि रत्नाकार में कौन सी संधि है। अब देखिए, एक शब्द है रत्न, ठीक है, एक है आकार है, ठीक है, एक तरफ आ है और एक तरफ न में अ है। अब जहां पर समान स्वर्ण हो तो वहां कौन संधि है, जब एक स्वर के बाद में उसी के जैसा समान स्वर हो तो वहां कौन संधि होती है, दीर्घ संधि। कौन संधि होती है, दीर्घ संधि। तो यहाँ पर कौन संधि है, दीर्घ संधि। तो क्या पूछा है ये, संधि है, कौन संधि है, दीर्घ संधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, है। बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको यदि ये चीजें पसंद आए तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी इसको करें। धन्यवाद।